नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। देश भर में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नो मैपिंग मामलों की सुनवाई के लिए 85 कोर्ट गठित किए गए हैं। पहले दिन करीब 4000 से अधिक मतदाताओं को नोटिस जारी तो किए गए, लेकिन इनमें से 2000 से भी कम मतदाता इस सुनवाई में पहुंचे। प्रत्येक सुनवाई अधिकारी को औसतन 50 मतदाताओं के मामलों की जिम्मेदारी दी गई है। एसआईआर के दूसरे चरण में नो मैपिंग वाले 1,16,925 मतदाताओं को नोटिस देने की प्रक्रिया जारी हुई है। प्रशासन ने बताया कि जो मतदाता निर्धारित समय पर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं, उन्हें 2 और मौके दिए जाएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में 2,12,30,737 मतदाता होने का दावा किया था। इसकी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी जारी कर दी गई और वोटर लिस्ट से बाहर हुए मतदाताओं से दावा आपत्ति भी मांगी गई थी। अब तक 2,74,000 से भी ज्यादा प्रदेशवासियों ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म भरा है। दावे और आपत्तियों के 22 जनवरी 2026 तक जमा की जा सकती है, ये बताया जा रहा है। सुनवाई और वेरिफिकेशन 14 फरवरी 2026 तक होंगे और अंतिम वोटर लिस्ट जो है वो 21 फरवरी 2026 को पब्लिश की जाएगी। पूरे प्रदेश भर में 27,34,817 मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए। अब तक 2,74,000 से अधिक प्रदेशवासियों ने फॉर्म 7 के माध्यम से अपने नाम हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई है। यूपी में, गौर से सुनिए, यहां पे नाम कटे हैं करोड़ों में, दावे आपत्ति जुड़े हैं लाखों में। यूपी में एसआईआर प्रक्रिया का पहला चरण पूरा हो चुका है। मंगलवार यानी आज इसकी पहली ड्राफ्ट सूची प्रकाशित की जाएगी। देश का सबसे बड़ा राज्य, इसके साथ दावे और आपत्तियों की अवधि बढ़ाकर अब 6 फरवरी 2026 कर दी गई है और हमें हैरानी नहीं होगा ये डेट आगे बढ़ाया जाए। अब इसके बाद दावा और आपत्तियों का निपटारा 26 फरवरी तक होगा। अंतिम मतदाता सूची मार्च के पहले सप्ताह में प्रकाशित की जाएगी। एसआईआर की शुरुआत में प्रदेश में लगभग 15.44 करोड़ रजिस्टर्ड मतदाता थे। एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह संख्या 12.55 करोड़ रह गई है। इस दौरान 2 बार यूपी में एसआईआर का समय बढ़ाया गया, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। अब इसमें बीएलओ ने घर घर जाकर फॉर्म बांटे, मतदाताओं से जानकारी इकट्ठा की। शहरी क्षेत्रों में फॉर्म कलेक्शन हुए, ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में काफी कम ये रहे, क्योंकि लोग काम या माइग्रेशन के कारण घर पर उपलब्ध नहीं थे। अब आपको एक बड़ी दिलचस्प बात मैं बताता हूं, आप इस पर सोच के देखिए कि मात्र आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ जोड़ने के लिए 2 साल से टाइम एक्सटेंड किया गया और इस साल यानी कि लास्ट 31 दिसंबर 2025 को लास्ट डेट दी गई। इसके बाद यह कहा गया कि अगर पैन कार्ड आधार कार्ड से नहीं जोड़ा गया तो उसे अवैध मान लिया जाएगा। साथ ही साथ 1000 रुपए का चार्ज भी लगा दिया गया। इस देश में बात हो रही है कि डॉक्यूमेंट ड्राफ्टेशन हो जाएगा 26 फरवरी तक। समझने की कोशिश करेंगे हमारे तमाम रिपोर्टर्स। ग्राउंड रिपोर्ट हमारे साथ लेकर इस वक्त जबलपुर से सोमनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमनाथ, हमने देखा किस तरह की स्थिति हमें देखने को मिली जब तमाम फॉर्म्स बांटे गए थे एसआईआर वेरिफिकेशन के लिए। इससे पहले हम किसी दावे या आपत्ति पर पहुंचे, सबसे पहले जानना चाहूंगा जो शुरुआती प्रक्रिया है, प्रथम प्रक्रिया वो किस तरह की रही? ये तो सेकंड स्टेज है, जब दावे आपत्ति का दौर चलेगा। फॉर्म 7 फॉर्म 8 अब दर्ज किए जाएंगे। क्या स्थिति है इस वक्त जबलपुर में? देखिए, बता दें कि एसआईआर को लेकर जब घर घर बीएलओ जा रहे थे और बीएलओ द्वारा एसआईआर को लेकर घरों पे जा रहे थे, तो घरों पे बीएलओ द्वारा फॉर्म जाकर दे दिया गया था और देने के बाद जिन उपभोक्ताओं ने भर दिया था, जिन वोटरों ने भर दिया था, उनके फॉर्म ले लिए। आज भी ऐसे कुछ मतदाता है जिनका यही कहना है कि हमने फॉर्म भर के रखा है लेकिन बीएलओ द्वारा अभी तक वो फॉर्म लेने के लिए नहीं आया है। तो ऐसे और बीच में पूर्व में भी शिकायतें हुई आई थी कि बीएलओ द्वारा एक स्थान पर बैठ गए, जिसको आना है आके अपना फॉर्म भर ले रहा है और नहीं भर रहा तो उसके नाम कट गए। तो जबलपुर की बात की जाए, 2 लाख से अधिक नाम यहाँ भी काटे गए हैं। अब क्या स्थिति आगे चल के होती है, किन वोटरों के नाम कटे हैं और किसमें इसमें आपत्ति लगाती, यहाँ भी बीच में कैंप लगाया गया था और बोला गया था बीएलओ द्वारा अनाउंसमेंट करके बोला जाएगा जिसके नाम कटे हैं तो उसको जुड़वाया जा सकता है या उसमें सुधार करके नए फॉर्म भरे जा सकते हैं। लेकिन अभी स्थिति ये थी कि ज्यादातर देखा गया कि मतदाताओं में ज्यादा रुझान नजर नहीं आ रहा, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है मतदाता। ना बीएलओ इसमें ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, ना बीएलओ की सबसे बड़ी बात ये थी उनको शासन द्वारा कड़े निर्देश होने के बाद वो अपनी खाना पूर्ति करते और
जो कार्य है वो कर ले रहा है, लेकिन मतदाताओं में भी रुझान नजर नहीं आ रहा। मतदाता भी इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा। अगर बीएलओ आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं है। मतदाताओं को ये फर्क नहीं पड़ रहा है तो उसका नाम कट रहा है, जुड़ रहा है, क्या हो रहा है। उनको मालूम है कि लगातार जिस तरह भारत में होता है, डेट पे तारीख बढ़ जाती है, तो यहाँ भी तारीख पे तारीख बढ़ जाएगी और होना कुछ नहीं है। तो सख्त रुख नजर नहीं आ रहा है। जबलपुर की स्थिति भी यही समझ में आ रही है और मतदाताओं में इतना रुझान नजर नहीं आया। जी सोमनाथ, सुनने को तो ये भी मिल रहा है कि बीएलओ का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं का भी, क्योंकि नाम कट जा रहे हैं, वोटर्स पहुंच नहीं पा रहे और ऐसे में पता ही नहीं चल पा रहा कि किसका नाम कटा और किसका नाम रहा। मैं इस पे आऊं उससे पहले मैं जानना चाहता हूं, ये कोर्ट का क्या मसला है, किस तरह से काम करता है? कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है जिसमें अब सुनवाई हो रही है द्वितीय चरण में? देखिए, बता दें कि जो राजनीतिक संगठन है वह जरूर चाहते हैं कि हमारे जो मतदाता है उनके नाम ना काटे जाए। तो सबसे ज्यादा देखा जा रहा है तो जो पूर्व विधानसभा है वो कांग्रेस का क्षेत्र है, वहां पर ज्यादातर मुस्लिमों के नाम काटे जाने की शिकायतें आ रहा है। मुस्लिम पक्ष द्वारा कई बार जिला कलेक्ट्रेट में शिकायत भी की गई और उनसे ज्यादा ये मांग की गई है कि मतदाताओं के नाम लगातार काटे जा रहे हैं। तो उसको लेकर भी उनके द्वारा जो शिकायत की गई थी जिला कलेक्टर निर्वाचन अधिकारी को, और अभी देखा गया है कि कुछ संगठन भी इसमें शिकायत की है कि जो बीएलओ द्वारा काम प्रेशर के माध्यम से उनको आधिकारिक प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वो काम नहीं कर पा रहे, उनको टेंशन ज्यादा हो रही, क्योंकि वहां मतदाता अपना रुझान नहीं दिखा रहे और यहाँ अधिकारियों का प्रेशर है। तो उनके पास डबल देखने में आ रहा है, क्योंकि मतदाता को फॉर्म दे रहे हैं, वो जानकारी पूरी तरह कलेक्ट करके नहीं दे पा रहा है, और दूसरी तरफ यहाँ अधिकारियों का प्रेशर है कि जितनी जल्दी आप इसको काम करके टारगेट पूरा करना है आपको अति आवश्यक है। तो लगातार टीएल बैठक में जिला कलेक्टर द्वारा भी निर्देश दिए जाते हैं कि आपको बकायदा उसको काम करना है, और जो निर्वाचन अधिकारी उनके द्वारा भी विशेष तौर पर निर्देश दिए जा रहे हैं। तो अभी देखने में यही आ रहा है कि अभी जो स्थिति है, आज की स्थिति अगर देखी जाए तो काफी स्थिति धीमी गति से काम चल रहा है। उसको तेजी से लाने के लिए प्रशासन पूरी तरह लगा हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो जबलपुर में भी इसकी रफ्तार बढ़ानी है। सोना साहब बने रही हमारे साथ। तो जैसे कि हमारे सहयोगी ने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी इसको लेकर, किस तरह से बहुत बड़ी चुनौती है बीएलओस के मामले में, और चुनौती है कि प्रथम चरण में तो सिर्फ एसआईआर का फॉर्म भरना था, लेकिन द्वितीय चरण में अब ये होगा कि जिनके फॉर्म सबमिट नहीं हुए हैं उन्हें डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने का काम और भी जटिल है। यार, कुलभूषण इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, छत्तीसगढ़ से पहले बिहार में घुसपैठिया बहुत बात हुई इस बारे में, छत्तीसगढ़ में भी इसकी बड़ी बात हो रही है, बड़े संख्या में नाम काटे गए हैं। क्या स्थिति वहां पर एसआईआर की जो प्रथम चरण की प्रक्रिया थी उसकी क्या स्टेटस रिपोर्ट है, और इस वक्त जो द्वितीय चरण शुरू हो चुका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, जिनके मतलब नाम काटे गए हैं या फिर जिन्हें बुलाया गया है नाम जुड़वाने के लिए, उसको लेकर किस तरह से पूरी जो कार्य प्रणाली है वो काम कर रही है? कुलभूषण, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। देखिए, बड़ी संख्या में नाम काटे गए थे। करीब बता दूं, पूरे छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, पूरे छत्तीसगढ़ से 27 लाख लोगों के लगभग नाम जो थे वो कटे थे। अकेले रायपुर से ही 4 से 5 लाख लोगों के नाम जो थे वो पहले चरण के जो एसआईआर की जो लिस्ट आई थी उसमें काटे गए थे। अब द्वितीय चरण में जिस तरह से दोबारा 2 लाख से अधिक लोगों ने जो अपना नाम वापस जुड़वाने के लिए वहां पर भरा है, तो अब ये देखा जा रहा है कि देखिए 22 जनवरी तक जो दावापत्ती की बात की गई है और वही 16 फरवरी तक अंतिम लिस्ट जारी करने की यहाँ पर बात की जा रही है। लेकिन जो उसकी पूरी प्रक्रिया है, अब ये देखिएगा कि बहुत से ऐसे लोग थे जो बाहर से, जिनको बताया जा रहा था कि ये बाहरी हैं और जो दूसरे देश से यहाँ पर आए हैं, उनमें बहुत से लोगों के, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा दावा किया है, उनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके नाम उसमें जुड़े हैं, और जो लोकल थे, जो काफी लंबे समय से या जो उनके दादा परदादा के समय से ही वो यहाँ पर हैं, उनके नाम यहाँ पर काट दिए गए हैं, जिसको लेकर लगातार विरोध जो है वो अभी तक जारी है। बीएलओ की बात करें तो वो भी इस चीज को लेकर पूरी कार्यप्रणाली में काफी संदेह की स्थिति वहां पर रही, क्योंकि लंबी लाइनें, लंबी कतारों के बावजूद, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होने के बावजूद कई लोगों के नाम जोड़े गए, और बहुत से लोगों के नाम इस वजह से सिर्फ केवल एक आधा चीज छूटने की वजह से बहुत से लोगों के नाम यहाँ पे काट दिए गए। तो अब ये सेकंड का जो प्रक्रिया है, जो दूसरी बार की जो प्रक्रिया है, उसमें काफी दिक्कत है, और तो कुछ लोग जो है वापस से जो भरे हैं उनके नाम जुड़ पाएंगे या नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि वो लोग हैं जो काफी लंबे समय, यानी 50-50 साल से जो है वो एक जगह पर रह रहे हैं, उनके पास में पूरी हिस्ट्री है, लेकिन उनके बावजूद उनके नाम काटे गए। जो पिछले साल तक इसी मोहल्ले में अपने ही वार्ड में जहां पर वो वोट दिए हैं, उनका इस बार का जो लिस्ट जारी किया, उनको जगदलपुर
और अलग अलग जिलों में भेज दिया गया। तो ये कैसे हो रहा है, ये मुमकिन कैसे हो रहा है कि जिसके नाम कि आप अब तक जो पिछले साल तक, जो पिछले 27-28 साल से एक वार्ड में अपना वोट देते हैं, उसका जो लिस्ट जारी होती है और लिस्ट जारी होने के बाद उसके नाम जगदलपुर या फिर दूसरे किसी अलग विधानसभा या फिर अलग जिलों में उसका नाम पहुंच जाता है। तो ये बड़ी हैरानी की बात है और ये कुलभूषण, जो आपने सोचने वाली कहा बात है। उससे तो ये अंदाजा लगाए जा सकते हैं कि फिजिकली बीएलओ पहुंचा ही नहीं जहां पे वोटर रहता है, और अंदाजन तौर पर जो है नाम इधर उधर कर दिए गए। लेकिन कुलभूषण, एक चीज मानना चाहूंगा जो सबसे बड़ा विषय है, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ देश की कहा जाए आदिवासी संख्या के मामले में सबसे बड़े राज्यों में से एक है, जहां पे बड़ी आबादी आदिवासियों की है, बंजारों की है, विस्थापितों की है, खासतौर से कोई नक्सली क्षेत्र है। अब ऐसे में जो मापदंड तय किए गए हैं एसआईआर के, वो बीएलओ के लिए क्या एक अपने तरह में एक चुनौती बन चुका है, क्योंकि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अब आप कह सकते हैं कि सरकार के तौर पर विस्थापितों के लिए गाटा संख्या में कोई पट्टा वट्टा दिया गया होगा, लेकिन उसके भी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होते नहीं है। तो ऐसे में ये एक बड़ी चुनौती है बीएलओ के लिए भी कि किस तरह से वेरिफिकेशन करें। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि बीएलओ जो है वो सही मायने पर मौके तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। हर घर में, जिस तरह से हर घर में इनकी पहुंच होनी चाहिए थी, लेकिन हर घर में इनकी पहुंच नहीं है। यहाँ तक कि जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीएलओ तक भी नहीं पहुंचा। अगर कोई केंद्र बना भी दिया गया है, पिछले दिनों ही कुछ घटनाएं सामने आई थी, बीएलओ के साथ मारपीट की कई ऐसी घटनाएं सामने आई थी। तो ये बहुत सी दिक्कतें हैं जो आम नागरिक और बीएलओ के बीच में यहाँ पर हो रही है। रही बात आदिवासी क्षेत्र की, तो आदिवासी क्षेत्र कई ऐसे सुदूर आदिवासी क्षेत्र है जहां पर अभी पिछले साल से ही वोट देना शुरू किया गया है, वोटिंग की परंपरा वहां पर शुरू की गई है। तो ऐसे कौन से सुदूर क्षेत्र हैं जहां पर इस तरह की जो सुविधा लाई जाए या फिर उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से उनको प्रोवाइड किए जाए। अभी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो नक्सल पीड़ित तब तक हुआ करते थे, जो अभी रिहा हुए हैं, उनके पास ना तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो लगातार पलायन की स्थिति में रहते हैं। यानी कि आंध्रा और जो बॉर्डर के क्षेत्र में जो रहते हैं, वो कभी समय के अनुसार वो पलायन भी करते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में किसे आप छत्तीसगढ़ का कुलभूषण, नागरिक हमें ये भी नहीं पूर्ण रूप भूलना से चाहिए मानेंगे कि और किसे आप पहली नहीं बार मानेंगे। हुआ था जब लोकसभा चुनाव हुए थे छत्तीसगढ़ में, बस्तर और नारायणपुर के धुर नक्सली क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सीआरपीएफ और पुलिस की तैनाती में बड़े दल को भेजा गया, तो उसके बीच वोटिंग हुई थी। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ये शानदार काम करेंगे, साहसिक काम हुआ था। लेकिन ये बताता है कि वहां पर स्थिति कितनी चिंताजनक है, जहां पे वोटिंग करना इतना मुश्किल है, वहां पर डॉक्यूमेंटेशन करना कितना मुश्किल होगा बीएलओ के लिए। जी बिल्कुल, यही एक बड़ी स्थिति है कि लंबी लाइनें लगती है, लंबी कतारें लगती है। अगर बीएलओ खुद भी ऐसी जगहों पर जाते हैं तो उनके लिए भी खतरा होता है। बहुत से लोग तो केवल डर के नाम से ही ऐसी जगहों पर जाने से बचते रहते हैं। तो ऐसे क्षेत्र में बीएलओ का जाना मुमकिन नहीं हो पाता। वहीं अगर बात करें कि बहुत से रायपुर और रायपुर के अलावा कई ऐसे गांव हैं जहां पर बीएलओ की मौजूदगी नहीं हो पाती है, या फिर उन ग्रामीणों को ये सूचना जारी की जाती है कि आपको अपने गांव से 10 किलोमीटर दूर या 20-25 आप जाके वहां से डॉक्यूमेंटेशन पर, तो बहुत से ग्रामीण जो हैं वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। तो ग्रामीणों को लगा कि ये कुछ सरकार का है, हम अब तो वोट देते आए थे और ऐसे ही दे देंगे। कई लोग इनको पूर्ण रूप से समझ नहीं पाए। जो डॉक्यूमेंटेशन की बात की गई थी, कई ऐसे डॉक्यूमेंट थे जो बहुत से लोगों को लाना मुमकिन नहीं था। ऐसे कंडीशन में उनको कलेक्टर के यहाँ पर भेजा गया या फिर लोकल जो सरपंच है उनके पास से भेजा गया। तो लोकल कलेक्टर के पास भी जाना और बार बार घूमना, ये आम नागरिकों के लिए वो मुमकिन ही नहीं था। जबकि ये होना चाहिए था कि सरकार के जितने भी कलेक्टेड की जो भी प्रक्रिया थी, वो हर गांव गांव में इसे चलाना चाहिए था। हर गांव का रिकॉर्ड उनके पास में होता है। अगर किसी एक गांव में पहुंचकर ये सारी डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया सारी कर दी गई होती, कलेक्टर की सारी प्रक्रिया कर दी गई होती, तो आज जो इतने सारे नाम कटे हैं और जो विवाद की स्थिति अभी आ रही है, क्योंकि नाम कटने के बावजूद बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जोड़े जाने का यहाँ पर बात की जा रही है। हमेशा कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि जो बहुत से पाकिस्तानी सिंधी समाज के बहुत से ऐसे लोग हैं, उनके यहाँ पर जोड़े जाने की बात की गई है। बांग्लादेशी बहुत से ऐसे लोग छत्तीसगढ़ में हैं जिनके जोड़े जाने के अभी पिछले दिनों ही करीब 200 के करीब जो गैर नागरिक हैं, छत्तीसगढ़ के नागरिक नहीं है, उन लोगों को यहाँ जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उनको रायपुर पुलिस ने यहाँ पर पकड़ा था। 200 के करीब यहाँ पर सेंट्रल जेल में उनको बैठाया गया था। डॉक्यूमेंटेशन ना होने के बाद उनको चेक करके वापस से छत्तीसगढ़ से बाहर, और जिन जिन राज्यों से वो आए थे उन राज्यों में उनको वापस से भेजा गया। तो इस तरह के हालात में जो खानाबदोश की जिंदगी जी रहे हैं, जो लगातार एक राज्य से दूसरे राज्य पलायन कर रहे हैं, उन लोगों का क्या होगा, या उन लोगों तक आप वोटर को कैसे पहुंचाएंगे, या उनको इस देश का नागरिक कैसे आप बताएंगे, ये समझ से बहुत परे है। जी निश्चित, कुलभूषण बनेरिया हमारे साथ
अमरेंद्र भी हमारे साथ बने हुए। देश के सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, उसकी राजधानी लखनऊ। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमरेंद्र प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं और अमरेंद्र जी काफी क्लोजली ऑब्जर्व भी करते रहे हैं किस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। हमने देखा किस तरह से प्रथम चरण में खासतौर से उत्तर प्रदेश में डेट एक्सटेंड करना पड़ा। जाहिर तौर पर अभी तक 2011 के बाद वहां पे जनगणना हुई नहीं, लेकिन अंदाजन मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 25 करोड़ की आबादी निवास करती है इस वक्त उत्तर प्रदेश में। अमरेंद्र प्रताप जी, मैं इस शुरुआत में जो बात की थी मैं उसी पर आना चाहूंगा कि बीते 2.5 साल से पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए प्रक्रिया चलती रही, उसकी डेट एक्सटेंड होती रही। 31 दिसंबर 2025 को 1,000 रुपए में अब आप पैसे दे के लिंक करा सकते हो, लेकिन 31 के बाद अगर आपने नहीं कराया तो उसके लिए आपका पैन कार्ड ही निरस्त हो जाएगा। जब पैन कार्ड की साधारण प्रक्रिया को लेकर इस तरह की स्थिति है तो मैं जानना चाहता हूं कि जो वोटर लिस्ट को अपडेट करने की ये जो पूरी प्रणाली है, उस जटिल प्रक्रिया में बीएलओ किस तरह से काम कर रहे हैं और स्थानीय नागरिक किन समस्याओं से जूझ रहे हैं? अमृत जी। देखिए, कुल मिलाकर 15 करोड़ 44 लाख वोट उत्तर प्रदेश में उस सूची में थे जो अब तक थी। एसआईआर की प्रक्रिया में 15 करोड़ 44 लाख से घटकर 12 करोड़ 55 लाख के आसपास वोट बचे। 2 करोड़ 89 लाख, 2 करोड़ 85 लाख, 2 करोड़ 80 लाख के आसपास वोट जो है वो कम हुए बताए जाते हैं, जिनमें ढेर सारे ऐसे वोटर हैं जो अब दुनिया में नहीं है। कुछ ऐसे वोटर हैं जो शिफ्टेड की श्रेणी में आ गए हैं, दूसरे स्टेट में चले गए हैं, दूसरे स्थान पर चले गए हैं। कुछ ऐसे वोटर हैं जो नॉट फाउंड है, उन्होंने अपना कोई डॉक्यूमेंट, कोई अपनी जानकारी, कोई कागजात या कोई संपर्क ही बीएलओ से नहीं किया। इस सब प्रकार की जानकारी उत्तर प्रदेश का जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में जो टीम काम कर रही है एसआईआर के लिए, वो जानकारी दी है उसने। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी शाम को 4 बजे, उसमें अन्य जानकारियां भी आएंगी। लेकिन अभी तक जो 15 करोड़ 44 लाख वोटर थे, उनमें से जो 12 करोड़ 55 लाख वोट, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ सबसे बड़ी जनसंख्या है, तो यहाँ वोटर यानी मतदाता सूची भी यहाँ की सबसे बड़ी है। सबसे ज्यादा वोटर भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं और 12 करोड़ 55 लाख इतने वोटर हैं कि वो देश के किसी भी राज्य में इतने वोटर की इतनी जनसंख्या ही नहीं। अब सवाल यह है कि ये जो 12 करोड़ 55 लाख वोट बने हैं, ये भी बीएलओ के माध्यम से ही बने। ये भी जो केंद्रीय चुनाव आयोग है उसके जो कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश राज्य में काम कर रहे हैं, उनके ही माध्यम से बने हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सारे आंकड़े स्पष्ट होंगे। 6 जनवरी से 6 फरवरी तक उन लोगों को जो किसी भी प्रकार से अपने आप को छूटा हुआ मान रहे हैं या जिनका नाम सूची में नहीं होगा, जब ड्राफ्ट मतदाता सूची सामने आ जाए, अब जो मतदाता सूची बनी है उसका ड्राफ्ट सामने आ जाएगा, तो हर व्यक्ति उसमें अपना नाम देख सकेगा। उसके जो जिस दल से वो जुड़ा हुआ है उस पार्टी के लोग उसकी मदद कर सकते हैं, या इसके अलावा चुनाव आयोग से जुड़े कर्मचारी, बीएलओ, ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, नगर पालिकाओं के सभासद, नगर पालिका के प्रमुख, नगर पंचायतों के प्रमुख, और उसके अलावा बड़े शहरों में जो पार्षद गण हैं या उनसे जुड़े हुए लोग हैं। एक बहुत बड़ी मशीनरी इंटरेस्ट भी ले रही है और एक बहुत बड़ी मशीनरी सरकार ने भी लगाई हुई है। 12 करोड़ 55 लाख लोग ऑलरेडी इस ड्राफ्ट में बताए जा रहे हैं जो आज जारी होने वाला। अब 2 करोड़ 89 लाख जो पिछली मतदाता सूची में थे और इसमें घटे हैं, उसमें जितने लोगों का दावा, जितने लोगों की आपत्ति जो भी होगी, वो सब 1 महीने तक पूरे 6 जनवरी से 6 फरवरी तक चुनाव आयोग प्राप्त करेगा। तो जो भी तथ्य, जो भी सबूत, जो भी कागजात, जो भी जानकारियां दी जाएंगी, आधार पर उन लोगों के नाम भी मतदाता सूची में जुड़ सके, इस व्यवस्था को चुनाव आयोग ने फिलहाल सामने लाया है। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के हैं आईएएस नवदीप रिणवा, वो और उनकी टीम बिल्कुल आंकड़ेवार सारी जानकारी। अमरेंद्र जी, जाहिर तौर पर रिपोर्टिंग के टाइम पर आपकी बीएलओ से तो बात होती होगी। जी अमरेंद्र जी, बीएलओ से तो आपकी रिपोर्टिंग के टाइम पे बात होती होगी, अंदर की कहानी क्या है? प्रक्रिया तो ठीक है, ऑफिशियली बताई गई है, अंदर से क्या बात सामने आ रही है? बीएलओ के सामने व्यवहारिक समस्या क्या खड़ी हो रही है? प्रथम चरण में तो हमने देखी क्या समस्या आ रही है, अब द्वितीय चरण को लेकर व्यवहारिक समस्याएं क्या आ रही है? बीएलओ के लिए क्या कह सकते हैं बड़ी चुनौती बन रहा है? मैं इसकी जानना चाहूंगा कि जनता की जानकारी में भी यह आ सके कि किस तरह से वो आगे अपने जो कागजात है वो सौंप सकते हैं बीएलओ को। लोग उनसे संपर्क करके अपना वोट बनवा लें। बीएलओ एक व्यक्ति है, उसको एक क्षेत्र मिलता, उस क्षेत्र में वो प्रयास करता है कि कैसे स्थान पर वो बैठे जहां पर सर्वसुलभ जगह हो, सारे लोग इकट्ठे हो जाए,
सारे लोग आकर अपने कागजात अपनी जानकारियां दे दें। अब जैसे कि प्रक्रिया थी कि 2003 की सूची में जिनका नाम है उनके लिए कोई बड़ा कागजात देने की आवश्यकता नहीं है, वो अपना नया मोबाइल नंबर दे दें, अपना डिटेल दे दें और 2003 की सूची में उनका नाम कहाँ पे है ये विवरण दे दें, अपने पिताश्री का नाम दे दें, अपना मौजूदा निवास स्थान। लेकिन जिनका 2003 की सूची में नाम नहीं है, 2025 सूची में केवल नाम है, उनको पीपल आईडी देने की आवश्यकता थी, वो भी लोगों ने दी। कुल मिलाकर 12 करोड़ 55 लाख जो वोटर बने हैं ये बीएलओ के माध्यम से ही बने। इनको बनाने में सहयोग तो सबका हो सकता है, लेकिन बनाए बीएलओ नहीं है। और आगे भी 1 महीने तक जो दावे और आपत्तियां लेंगे वो बीएलओ ही लेंगे। 1 महीने दावे आपत्तियां लेने के बाद उन दावों और आपत्तियों के आधार पर जिनको जो जुड़ना है वो जुड़ेंगे, जिनको कटना है वो कटेंगे, वो प्रक्रिया भी बीएलओ के माध्यम से ही होगी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बीएलओ अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जन सहयोग के बिना एसआईआर जैसा कार्य, क्योंकि जनता का ही वोट बनना है और जनता का ही जब वोट बनना है तो जनता जितना जल्दी आगे बढ़कर सहयोग करती है जहां, वहां उतनी जल्दी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। कुछ जनपदों में सबसे पहले कार्य पूरा हो गया, कुछ जनपदों में अभी जो है कहीं न कहीं बातें उठ रही है। तो कुल मिलाकर हम ये नहीं कह सकते बीएलओ अपना काम नहीं कर रहे। इक्का दुक्का कोई मामला हो सकता है कि कोई बीएलओ आलस करने वाला हो, कि किसी बीएलओ ने गैर जिम्मेदारी की हो, किसी बीएलओ के साथ कोई घटना विशेष जुड़ी हो, लेकिन जितना भी कार्य हुआ है 12 करोड़ 55 लाख वोट, पूरे देश में सबसे ज्यादा वोट, दूसरे किसी प्रदेश की इतनी बड़ी जनसंख्या तक नहीं है। अगर ये उत्तर प्रदेश में बन के संभव हुए तो बीएलओ ने तो काम किया है। अभिषेक जी, निश्चित रूप से सोमनाथ भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सोमनाथ में इस पर जरूर आना चाहूंगा क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस वक्त बच्चों के एग्जाम भी होने वाले हैं, टीचरों पर ऊपर अतिरिक्त प्रभार जो एक तरह से दिया गया, तो वो एक शायद बड़ा चैलेंज बना हुआ है। साथ ही कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि ठंड का भी काफी प्रकोप है, क्योंकि देखिए जाहिर तौर पर इतने बड़ी संख्या में नाम कटे हैं, उनको नोटिफाई भी किया गया, उसके बावजूद लोग पहुंच नहीं रहे हैं। तो ये तमाम ऐसे तत्व है, व्यवहारिक तत्व है, जो कहीं ना कहीं प्रभाव डाल रहे हैं एसआईआर की इस पूरी द्वितीय चरण की इस पूरी प्रक्रिया पर। देखिए बता दें ये समस्याएं तो लगातार बनी हुई है, क्योंकि जिन लोगों को ड्यूटी लगाई गई है, टीचर्स की लगाई गई है, उनको काफी दिक्कतें हो रही हैं। तो कि उनको बीएलओ का काम भी देखना है और दूसरी चीज उनको स्कूल में पढ़ाई भी करवाना है, क्योंकि अभी 10वीं के प्री बोर्ड एग्जाम जो स्कूल द्वारा कराए जाते हैं वो अभी शुरू होने वाले हैं। तो बाकी तैयारियां भी उनको करना रहता है और भी अन्य काम रहते हैं, तो जिस वजह से ये थोड़ी दिक्कतें होती है। लेकिन आधिकारिक तौर पर जो उनके पास प्रेशर आता है, दबाव है, उस दबाव की टेंशन सबसे ज्यादा उनको हो रहा है, जिसकी वजह से उनको ब्लड प्रेशर जैसी अन्य बीमारियां और कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरह अभी ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, सुबह ठंड रहती है, कोहरा भी 10 बजे तक रहता है, धूप भी नजर नहीं आती है, तो और ज्यादा काम करने में दिक्कतें हो रही है। स्कूलों की भी स्थिति, अभी स्कूलों में भी टाइमिंग में बदलाव किया, 2 दिन की छुट्टी दे दी गई है। तो इस हद तक देखा जाए तो जो बीएलओ है उनके ऊपर ही पूरा सब कुछ दिया गया है, लेकिन मतदाताओं में रुझान कम नजर आ रहा है। बीएलओ द्वारा फॉर्म दे के आते जाते हैं, जानकारी मांगी जाती है, लेकिन मतदाता बोले कल ले लेना, कल के बाद फिर परसों लेना, एक तारीख पे तारीख देते हैं, जिसकी वजह से बीएलओ को भी दिक्कत इस तरह की स्थिति तो बनती नजर आ रही है तमाम शहरों में। सोमनाथ बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जल्दी से इस पर आना चाहूंगा कुलभूषण, जिस तरह से हम देख रहे हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिसमें मैं आना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो साक्षर नहीं होते, पढ़े लिखे नहीं होते, जो अपना नाम तक नहीं लिख पाते हैं। अब ऐसे में उनको किस तरह से ऑपरेट फिर किया जाता है, किस तरह से बीएलओ इस पर काम करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनके किस तरह से फिर फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। जी देखिए, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनके लिए जो सेंटर अगर जो बनाए गए हैं, तो सेंटर में लोग मौजूद होते हैं जो उनके तरफ से वहाँ पर फॉर्म भर देते हैं, या फिर उनके अंगूठे की साइन, वो अंगूठा का चिन्ह लेकर वहां पर उनका काम, वहां पर डॉक्यूमेंटेशन कर दिया जाता है। लेकिन बात वो होती है कि जो लोग खाना बदोश रहते हैं या फिर जो भिक्षुक जो रहते हैं, उन तक ये वोटिंग या फिर उन तक ये आधार कार्ड या उस तरह की चीजें, और उनको अगर अक्सर देखा जाता है कि उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं रहते, और उनका भारत में रहना ना रहना या किसी राज्य जिले में रहना ना रहना के एक बराबर है। ना तो बीएलओ उन तक पहुंचता है, ना तो अधिकारी वहां तक पहुंचता है, ना ही कोई भी कर्मचारी इन जैसे लोगों तक पहुंचता है। ऐसे लोग जो होते हैं हमेशा ही सरकार के बाकी की चीजों से जो है अनवंचित रह जाते हैं और इन तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। रही बात जो अनपढ़ लोग हैं, उनके लिए व्यवस्था जरूर बनाई गई है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी वहां तक नहीं पहुंच पाए। देखिए 27 लाख लोगों के नाम छत्तीसगढ़ तक काम किए गए। निश्चित रूप से काम करने की जरूरत है कुलभूषण। जल्दी से अमरीश जी इस पे जवाब चाहूंगा। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और तमाम तरह के राजनीतिक दावे इधर उधर चलते रहे, लेकिन हम खुद देख रहे हैं अमरिंदर जी के बीएलओ पे इतना प्रेशर होता है काम का कि ये कह रहे हैं कि इनका वोट हटा दिया, इनका वोट रख लिया।
इसको लेकर ये जो स्थिति है, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या ये जो तमाम दावे किए जा रहे हैं किसी के नाम काटने के और किसी के जोड़ने के, इसमें कोई राजनीति, कोई जमीनी स्तर पर कोई राजनीति हो रही है, या सिर्फ ये कह सकते हैं कि बयानबाजी चल रही है राजनीतिक दलों में? देखिए, कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 2,89,00,000 वोट अगर कम हुए हैं तो किसी के तो कटे हैं। अब किसके कटे हैं, इसी के लिए 1 महीने के लिए समय दिया गया है दावों और आपत्तियों। बीएलओ ही दावा और आपत्ति अभी स्वीकार करेंगे। दावों और आपत्तियों के बाद जिसका वोट बनने लायक होगा उसका जरूर बनेगा, यही चुनाव आयोग कह रहा है और यही जिम्मेदारी बीएलओ के है। पूरे 1 महीने का समय 6 जनवरी से 6 फरवरी तक का अगर आपको इसलिए दिया गया है कि अगर आज जो सूची जारी होगी, जो ड्राफ्ट लिस्ट सामने आएगी, उसमें आपका नाम नहीं है और आपके अनुसार आपका नाम होना चाहिए, तो आपके पास 1 महीने का समय है। जाओ भैया, अपने कागज, अपना विवरण, अपनी जानकारी वहां पहुंचा दो। अगर कोई मुश्किल है तो पड़ोसी से मदद ले लो, कोई मुश्किल है तो बीएलओ से मदद ले लो, कोई मुश्किल है किसी राजनीतिक दल के आदमी से मदद अमरीन जी, ले लो। आपकी इसी बात के साथ इस कार्यक्रम को मैं यहीं पे विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने जो ग्राउंड रिपोर्ट हमें दी है। देखिए, एसआईआर की पूरी प्रक्रिया चल रही है गहन तरीके से, और जैसा कि अमरीन जी कह रहे थे, मैं उसी बात को दोहराऊंगा कि देखिए, अपनी जिम्मेदारी निभाइए एक नागरिक होने के तौर पर। अब थोड़ा सा समय निकाल के बीएलओ से संपर्क कीजिए, उनको डॉक्यूमेंट सौंपिए, क्योंकि उनके ऊपर वैसे भी कार्यभार बहुत ज्यादा है। प्रक्रिया सुचारू रूप से चले और आपको आगे जाके कोई परेशानी ना हो। इससे बेहतर है कि द्वितीय चरण में जाकर अगर आपका नाम कटा है ड्राफ्ट लिस्ट से तो उसकी जानकारी मांगिए और आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है सबमिट करिए, ताकि आपके वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाए और प्रक्रिया जो है सुचारू रूप से चल सके। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नाज़िर टीवी। नमस्कार।